एवरीवन, माय नेम इज़ अंशु। तो आज हम बैंकिंग का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द सेंट्रल बैंक एंड द क्रेडिट कंट्रोल। ये इस चैप्टर में क्रेडिट कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसका मीनिंग, ठीक है, और ना इसमें मेथड्स गिवन है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव भी, हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 15 नंबर में आ जाता है और फंक्शंस आ जाते हैं सेंट्रल बैंक के, कि क्या फंक्शन है सेंट्रल बैंक के 5 नंबर में। तो ज़्यादा फंक्शंस नहीं है, थोड़े बहुत फंक्शन है और नॉर्मल है, सिंपल है, ठीक है, इजी है, एक बार में समझ आ जाएगा। और क्रेडिट कंट्रोल मैं समझा दूंगी, एक बार बुक में से रीड करना ताकि और क्लैरिटी हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंट्रल बैंक का मीनिंग क्या होता है। देखो, पहले हमने कमर्शियल बैंक देखा था क्या होता था, अब हम देखेंगे सेंट्रल बैंक क्या होता है। कमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते थे? अपेक्स बैंक होते थे, जो जिनका मेन मोटिव था प्रॉफिट का। और सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में मेन डिफरेंस यही है कि जो हमारे सेंट्रल बैंक है, इनका एम है वो प्रॉफिट नहीं होता है। इनका क्या होता है कि पब्लिक वेलफेयर हो, पब्लिक को अच्छे दाम में वो मिल जाए, पैसे मिल जाए, डिपॉजिट्स लोन्स वगैरह हो जाए। तो definition ये रही, a central bank is the national financial institution created to operate not for profit but for the public purposes of influencing the economy in desirable directions through monetary means। मतलब कि एक हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बनाया गया है प्रॉफिट के लिए नहीं, पब्लिक पर्पसेस के लिए। पब्लिक पर्पसेस मतलब हम जैसे पब्लिक के लिए, जो इकोनॉमी को इफ़ेक्ट कर रही है, जो हम चाहते हैं कि इकोनॉमी हमारी इस साइड जाए, इतना इतना रेट हो, इतना इतना इंटरेस्ट मिले, ठीक है, जो उनकी डिज़ायरेबल डायरेक्शंस हैं, किसके रिलेटेड? पैसों के रिलेटेड, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे सेंट्रल बैंक की। एक तो नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अपेक्स, अपेक्स मतलब कि अगर कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और उसके बाद लोन प्रोवाइड के लिए पैसे नहीं है, तो वो किससे लोन लेगी? सेंट्रल बैंक से, ठीक है। वो मतलब बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है बैंकों का भी बैंक, अब बैंकर्स बैंक, ठीक है। मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। जो हमारी डिजायरेबल डायरेक्शन है इकोनॉमी की, इस साइड जानी चाहिए, वो है। और किस मामले में? पैसों के मामले में। हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या है सेंट्रल बैंक के, ठीक है। तो सबसे पहला है बैंक ऑफ इशू। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, बैंक किस चीज़ के लिए? इशू करने के लिए। अब इशू क्या चीज़ होती है? मनी होती है। इसका मतलब है कि जो हमारी मनी है, इसका मोनोपोली राइट सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है, कि उनके पास ही राइट है कि वो नोट को इशू कर सकते हैं। तो मेन रीजंस क्या हैं कि सिर्फ सेंट्रल बैंक को ही हमें मोनोपोली दी है। पहला है, मनी इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। It was realized that the money supply in the economy for the country, both in the form of currency and deposits, must be kept under the control। मतलब कि ये तो है ही है कि अगर जो हम मनी दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं इकोनॉमी में, वो लिमिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबको ही मनी, हमने पैसे बांट दिए, लोगों को बांट दिए, ऐसे तो हमारे फिर लोग ज़्यादा कमोडिटी परचेज करने लग जाएंगे, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक लिमिट में होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करते हैं कि जो यूनिफॉर्मिटी आती है, ऐसा नहीं है कि एक बार तुमने लाखों रुपए छाप दिए, एक बार तुमने हज़ारों में छापे, एक बार तुमने करोड़ों में छाप दिए। तो ये यूनिफॉर्म होता है, एक मैनर में चलता है, ठीक है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। और मोनोपोली ओवर नोट इशू में नोट इशू बाय द सेंट्रल बैंक एट द डिस्टिंक्टिव प्रेस्टीज। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ राइट मोनोपोली का सिर्फ सेंट्रल बैंक को है, इसलिए मनी की वैल्यू ज़्यादा है लोगों को, कि उनके पास राइट नहीं है, सिर्फ सेंट्रल बैंक वालों के पास राइट है। और इट इज़ ईजियर टू सुपरवाइज द नोट इशू। ये तो है, ये अगर सिर्फ एक ही बैंक है जो करती है, इशू कर रही है, हमें बाकियों पे नज़र रखने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ हम किसको सुपरवाइज करेंगे? एक ही सेंट्रल बैंक को। मॉनेटरी मैनेजमेंट ऑफ करेंसी नोट्स बिकम ईजियर। ये तो पता ही है कि जो हम यूनिफॉर्मिटी लाते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस लाते हैं करेंसी नोट इशू करने के लिए, तो वो भी मैनेजमेंट ईजी हो जाएगा, लोग ईजिली चेक कर पाएंगे। और इसमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती है, अवॉइड होती है ये। नेक्स्ट हमारा फंक्शंस है बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। अब ये है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो कैसे एज अ बैंकर काम कर रहा है, एज अ एजेंट काम कर रहा है, और कैसे एडवाइजर काम कर रहा है। तो सबसे हम पहले देखेंगे कि एज अ बैंकर काम कैसे कर रहा है। द सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए बैंकर, agent and the financial advisor to the government, both national and provisional।
व्हाट अ कमर्शियल बैंक टू अ पब्लिक द सेंट्रल बैंक इज टू द गवर्नमेंट। जो हमारी कमर्शियल बैंक है वो पब्लिक के लिए होती है, हमारी जो सेंट्रल बैंक होती है वो गवर्नमेंट के लिए होती है। वो उनके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, ठीक है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनसे पैसे कलेक्ट करती है, उनके बिहाफ पे पेमेंट करती है, अगर कोई लोन है वो ग्रांट करती है, ठीक है। सच शॉर्ट टर्म लोन्स आर ग्रांटेड इन द एंटिसिपेशन ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ टैक्सेस। कोई टैक्सेस होते हैं, मोबिलाइज रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, जो भी पब्लिक की डेप्स होते हैं, उनके पब्लिक के डेप्स होते हैं, उनकी सिक्योरिटीज होती है, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन पे करता है, उनका सेंट्रल बैंक काम करता है, ठीक है। तो ये था एज अ बैंकर। एजेंट कैसे है, ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इट मैनेजेस द नेशनल डेप्ट्स। जो भी हमारे उधार होते हैं, कोई भी हमने सिक्योरिटी इशू करनी पड़ती है, लोन इशू करना पड़ता है, ठीक है, कोई ट्रेजरी बिल्स का परचेज सेल हो रहा है, ठीक है, इशू ऑफ सिक्योरिटीज एंड दी लोन्स, द परचेज सेल ऑफ द ट्रेजरी बिल्स एंड दी अदर सिक्योरिटीज सो एज टू मेंटेन दी एडुकेट मनी सप्लाई विद द पब्लिक इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो ये भी जो बैंक का काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है, वो भी एज अ बैंक ही काम करती है। फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे है, इट एडवाइजेज द गवर्नमेंट। अगर हमारे पास देखो मार्केट इकोनॉमी के बारे में ना हमें सब पता होएगा कि कितनी सप्लाई हो रही है, कितनी डिमांड हो रही है, लोगों के पास कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, किस एरिया में कितना पैसा है। तो गवर्नमेंट को पता होएगा कि किस एरिया में ज़्यादा पैसा है, किस एरिया में कम पैसा है। तो गवर्नमेंट को आइडिया हो जाएगा कि कैसे पॉलिसीज़ बनाए, कैसे वो बनाए, स्कीम्स बनाए, ताकि लोगों का बेनिफिट हो और पैसों का कोई भी घपला वगैरह ना हो, ठीक है। तो ऐसे गवर्नमेंट को हेल्प मिल जाती है पॉलिसीज़ वगैरह बनाने में। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। अब इसमें ये है कि जो कमर्शियल बैंक होता है उसको हम लोन लेते हैं ना, या फिर डिपॉजिट करवाते हैं, और आगे पता क्या होता है कि हमने पैसा डिपॉजिट करवाया, ठीक है, उसका कुछ परसेंट CRR रख लेता है, कैश रिजर्व रख लेती है कमर्शियल बैंक अपने पास, ठीक है, और बाकी का एज अ लोन दे देती है, ठीक है। और जो कमर्शियल बैंक पैसा रख रहा है ना, कैश रिजर्व रख रहा है अपने पास, उसकी कस्टडी किसके पास होती है, सेंट्रल बैंक के पास होती है, ठीक है। तो ये है कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक। जो पैसा कमर्शियल बैंक रखती है अपने पास, उसका सारा कस्टोडियन किसके पास होता है, सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। इससे क्या होता है कि कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक दोनों के पास पैसा होता है अपने पास कुछ ना कुछ रखने के लिए, ठीक है। तो इन सब की जो कुछ सर्टेन परसेंटेज मेंटेन करनी पड़ती है कमर्शियल बैंक वालों को सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। ये था थर्ड फंक्शन। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ द नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसमें क्या है, द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज डिराइव फ्रॉम द फंक्शन ऑफ नोट इशू। दूसरा है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। इसमें क्या है, आज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व द सेंट्रल बैंक ट्राइज टू मैनेज द जुडिशियल्स टू ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है कि जो हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे पेमेंट करते हैं एक दूसरे को। अब क्या होता है कि जैसे हमने USA से सामान लिया या फिर USA को सामान दिया, अब जो हमारी फॉर एग्जाम्पल हमने सामान लिया है, अब उनको पेमेंट करनी है। अब पेमेंट के लिए हमें उनके डॉलर चाहिए, उनकी करेंसी चाहिए। तो अगर हमने कुछ कस्टडी रखी हुई है कि जो फॉरेन की, जैसे फॉरेन से कुछ पैसे आए हैं हमारे पास, करेंसी आई है उनकी, तो हम वो कुछ परसेंट रिजर्व करके रखते हैं और बाकी एज ए लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमें कस्टडी साइड में रखनी पड़ती है, कुछ ना कुछ रिजर्व रखना पड़ता है ताकि जो BOP है वो हम पूरा कर पाए, उसकी कमी ना हो। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, इस मतलब क्या है, लेंडर मतलब लेंड करना, और मतलब अगर कमर्शियल बैंक के पास भी नहीं है पैसा गवर्नमेंट को देने के लिए या फिर लोगों को देने के लिए, तो कमर्शियल बैंक किसके पास आता है उधार मांगने के लिए, सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। तो इसका मतलब है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इमर्ज्ड स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेनली बिकॉज ऑफ इट्स मोनोपली होते हैं उनके पास, ठीक है, और उनके पास कुछ ना कुछ कैश रिजर्व होता है और उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो आगे लोन प्रोवाइड कर दे। तो ये 5 फंक्शंस थे, बहुत इजी थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो RBI है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, उसके भी सेम फंक्शंस है, सेंट्रल बैंक और RBI के सेम फंक्शंस होते हैं ये 5, और ये 5 नंबर में आ जाता है, बहुत ईजी है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल के बाद उसके मेजर्स करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और ये चैप्टर ईजी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं कि क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है। क्रेडिट मतलब उधार, कंट्रोल मतलब बताओ कंट्रोल मतलब उस पर काबू करना, ठीक है। तो उधार को काबू कैसे करना है, किस वे में करना है, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल। जो क्रेडिट कंट्रोल है वो इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल बैंक क्या करता है, कुछ ना कुछ लगा देता है कि तुम्हें 20% 10% CRR अपने पास रखना है ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई, मनी डिमांड जो है वो कंट्रोल में रहे, ठीक है। और वैसे ये बात है कि जो क्रेडिट की कंडीशंस है मार्केट की, बिजनेस की, वो कभी भी स्टेबल नहीं होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है,
ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है, इस करके उनको अपनी रिस्ट्रिक्शंस भी परसेंटेज भी इधर उधर करनी पड़ती है। तो क्रेडिट कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहला एक्सचेंज की स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। एक्सचेंज स्टेबिलिटी मतलब कि जैसे हमने सामान लिया है या फिर ख़रीदा है, ठीक है, बाहर वाली कंट्री से, और मतलब स्मूथ फंक्शनिंग नहीं है, जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा मंगवा लिया है या फिर हमने जितना चाहिए था उससे ज़्यादा मंगवा लिया है, और या फिर हमने बहुत ज़्यादा महंगा मंगवा लिया है, या फिर हमने बहुत महंगा दे दिया है, या फिर बहुत सस्ते में दे दिया है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, द अर्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉपर क्रेडिट कंट्रोल वॉज टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट मतलब कि जिस रेट पे दो कमोडिटीज़ हैं वो दो स्टेट्स में या फिर दो सिटीज़ में या फिर इंटरनेशनली जो एक्सचेंज हो रही है, किस रेट पे हो रही है। इनफैक्ट द इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड वाज मेंटेन्ड फॉर दिस पर्पज फ्रॉम द 1875 टू 1940। हाउएवर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर I इट वाज गिवन अप। इट वाज रिवाइव्ड अगेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस। तो वाई जो एक्सचेंज स्टेबिलिटी है वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए है क्योंकि जो इंटरनेशनल हम करते हैं, ट्रेड करते हैं, वो स्मूथ फ्लो हो जाए। जो एक्सचेंज रेट है वो कोई भी कंडीशन पे ना हो भी, हाँ हम तेरे को तभी सामान देंगे अगर तू हमारी ये सेटिस्फाई कर देगा नीड, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ पैसों के रिलेटेड होगा। प्राइस में स्टेबिलिटी रही। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब कि अगर मनी फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है मार्केट में तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा होएगी तो प्राइसेस बढ़ा देते हैं, है ना। या फिर अगर डिमांड सप्लाई है ही नहीं है, सॉरी अगर मनी फ्लो है ही नहीं है मार्केट में तो वो डिमांड ही नहीं कर पाएंगे लोग, तो प्राइसेस हमारे क्या हो जाते हैं? सस्ते हो जाते हैं। इस करके ये स्टेबिलिटी बनी रही, इसलिए क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहे, ग्रोथ अच्छी रहे, इस करके क्रेडिट कंट्रोल लेते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये आपको पता ही है कि ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s मेड द बैंकर्स, इकोनॉमिस्ट एंड द पॉलिटिशियंस रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट और मेंटेनिंग द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं है कि 10,000 लोग हैं और 10,000 के पास वो है जॉब है। इस फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जितनी रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि 10,000 सीट्स है हमारे पास, ठीक है, तो 10,000 के 10,000 फुल एम्प्लॉयड है, फुल है, मतलब सारी कोई भी सीट्स बची हुई नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेबलाइजेशन ऑफ द मनी मार्केट। ये वही पॉइंट आ गया कि जो मनी है वो मार्केट में अच्छे से सप्लाई और डिमांड सही हो, प्राइस स्टेबिलिटी रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा कमी हो रही है गुड्स की, पैसों की, ये सब चीज़ें। अब नेक्स्ट है कि हम किस वे में क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं। बैंक ऐसा क्या क्या करती है कि जो मनी की सप्लाई है, मनी का डिमांड और सप्लाई है वो न्यूट्रल रहता है, अगर बढ़ भी जाए या फिर कम भी हो जाए तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके दो मेथड्स हैं, पहला है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वांटिटेटिव क्या होता है। क्वांटिटेटिव का दूसरा नाम है जनरल मेथड। इसमें क्या होता है, दिस टेक्निक इज यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू डिटरमाइन द इकोनॉमीज टोटल मनी सप्लाई। मनी की सप्लाई को कैसे कंट्रोल करना है वो टेक्निक से बताता है। These instruments are designed to regulate the lending ability। जो भी हम लेंड कर रहे हैं, मनी को लेंड कर रहे हैं पब्लिक में, वो किस रेट पे करना है, कैसे करना है और कितनी कितनी करनी है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्वांटिटेटिव मतलब पैसों के रिलेटेड नंबर के बेसिस पे। तो उसके लिए क्या क्या है, तो ये मेथड्स हैं, ये टेबल देख लो, ठीक है।